फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। अब तुम इस राज्य की प्रार्थनाओं का फल हो, हमारे लिए तुम इस राज्य का भविष्य हो विराट। विराट तो अपने भैया और भाभी की आंखों का ऐसा तारा है जिसे आपकी ममता ने और रोशन किया है। यह है मेरे भाई सोनायक और ये मेरी भाभी शब्बीर। प्रणाम महारानी जी। काश सबको ही ऐसे भैया भाभी मिलते, तो कम से कम हर घर में एक विराट तो होता। महारानी जी, इस राज्य की रक्षा के लिए एक ही विराट काफी है जो यहां मौजूद है। विराट इस राज्य के लिए अपनी जान दे देगा, मगर इस राज्य का अपमान कभी नहीं होने देगा। हमारे भाई और तुम्हारे भाई में कितना अंतर है विराट। हमारा भाई तुम्हारे जैसा होता तो इस अभागी बहन का सर गर्व से कितना ऊंचा होता। विराट आपका सर कभी नीचा होने ही नहीं देगा महारानी जी, क्योंकि विराट का भाग्य भी अब इस राज्य के भाग्य से ही जुड़ा हुआ है। मुझे विराट चाहिए, मुझे विराट चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज, आज विराट इस दरबार के लिए एक अनूठा समाचार लेकर आया है। अनूठा समाचार? कैसा समाचार विराट? महाराज, राजगुरु का यह खाली सिंहासन जो इस दरबार की शोभा को लगातार कलंकित करता चला आ रहा है, यह खाली सिंहासन जो एक सवाल, एक पहेली बनकर इस राज्य की सुरक्षा का उपहास उड़ाता चला आ रहा है। महाराज, इस खाली सिंहासन पर आसीन होने के लिए स्वयं राजगुरु हमारे बीच हाजिर हैं। महाराज, क्या राजगुरु जीवित हैं और हमारे बीच आ रहे हैं? विराट, ये सुनकर हम कितने प्रसन्न हुए तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। आज हम राजगुरु का स्वागत अपने दरबार में स्वयं करेंगे। पधारिए। राज दरबार में उपस्थित सभासदों, मंत्रीगण और आदरणीय राजगुरु जी, आज बहुत महीनों के बाद हमारी आत्मा को ठंडक पहुंची और हमारे राज्य को राजगुरु के रूप में खोया हुआ विश्वास मिला है। किंतु हम जानना चाहते हैं कि राजगुरु और उनकी पुत्री मीनाक्षी के अज्ञातवास का अपराधी कौन है? वो कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से राजगुरु और उनकी पुत्री को इतने दिनों तक हमसे दूर रहना पड़ा? महाराज, राजगुरु और उनकी पुत्री मीनाक्षी के अज्ञातवास का कारण भी सेनापति काल भैरव ही है। हाँ महाराज, काल भैरव की वजह से मुझे और मेरी पुत्री को ये राज्य छोड़ना पड़ा। नगर प्रमुख विराट अगर काल भैरव के पापों से पर्दा ना उठाते तो शायद ये दिन संभव नहीं होता। महाराज, काल भैरव, काल भैरव, काल भैरव के अपराध उसकी उम्र से बड़े हो गए हैं। काल भैरव ने इस राज्य के साथ विश्वासघात किया है। हत्या की है उसने उन विश्वासों की, उन दायित्वों की, उन फर्जों की जिसका बोझ हमने उसके कंधों पर डाला था।
अन्याय बहुत हो गया, अब हम न्याय करेंगे। और आज हम घोषणा करते हैं कि काल भैरव को इस राज्य के सेनापति के पद से हटाया जाता है। आज से इस राज्य का सेनापति विराट है। सेनापति विराट के, सेनापति विराट के, सेनापति विराट के, सेनापति विराट के। काल भैरव की जगह विराट, लगता अब इसे भी सीमा पार कराना पड़ेगा। राज्य के सेनापति विराट को उसके मित्र नटवर का प्रणाम स्वीकार हो। विराट, क्या बात है? सेनापति बनने के बाद भी तुम्हारी चिंता की रेखाएं कुछ कम नहीं हुई हैं। पता नहीं क्यों मित्र नटवर, पता नहीं, सब कुछ अजीब सा लग रहा है। मित्र नटवर, ये जीवन की कैसी भागम भाग है जहां बढ़ती हुई चिंताओं के अलावा दूर दूर तक शांति की कोई आशा नजर नहीं आती। विराट, किस चिंता की बात कर रहे हो तुम? बताओ, मुझे साफ साफ बताओ। नटवर की तलवार में अभी तक जंग नहीं लगा है। मैं लालच की उस चिंता की बात कर रहा हूं नटवर, जिसे दुनिया की आज तक कोई तलवार काट नहीं सकी है। मैं लालच में फंसे इंसान की उस नियति की बात कर रहा हूं नटवर, जिसमें फंसकर आज का इंसान अपना जमीर तक बेचकर बैठ गया है। जरा सोचो नटवर, इंसान को मरने के बाद 2 गज जमीन से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये सब जानने के बावजूद सिंहासन की भूख, पैसे का लालच काल भैरव जैसे इंसान को अपनी बहन का दुश्मन बना देता है। वो महाराज की जान का दुश्मन बन जाता है। किस लिए? किस लिए नटवर? मैंने बड़े बड़े रईसों को अपनी मौत अकेले मरते हुए देखा है नटवर। इंसान क्या लेकर आया है अपने साथ? किसके पीछे भाग रहा है वो? क्या लेकर जाएगा वो ऊपर? ये सब सोच सोच कर नटवर कभी कभी मुझे बहुत मायूसी महसूस होने लगती है, बहुत मायूसी महसूस होने लगती है। ऐसे वक्त में नटवर अपने दिल की धड़कन की आवाज भी कभी कभी झूठी लगने लगती है नटवर, झूठी लगने लगती है। विराट, तुम जिस मिट्टी के बने हो, ये दुनिया उस मिट्टी की नहीं बनी है। मैं तो तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा मेरे मित्र, मायूस न हो, इरादे न बदल। मायूस न हो, इरादे न बदल, वक्त आएगा फिर, जिंदगी अभी है बाकी। मित्र नटवर, विराट के इरादे तुम जैसे मित्र की मित्रता की नींव पर ही खड़े हुए हैं। मुझे लगता है नटवर, काल भैरव का बंदी गृह से भागना खतरे का बहुत बड़ा संकेत है। ये काल भैरव राज्य का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती विराट, काल भैरव के बंदी गृह के ताले आखिर खुले किस तरह? मित्र, मुझे लगता है कि काल भैरव के आजाद होने के पीछे राजमहल में मौजूद किसी बहुत बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति का हाथ होना चाहिए। इतना बड़ा साहस कोई साधारण सैनिक नहीं कर सकता। हमें पता लगाना है मित्र, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन हो सकता है ये?
तुमने सुंदरगढ़ के महाराज को मौत के घाट उतारकर उस सिंहासन को खाली कर दिया जिस पर कब्जा करने का सपना काल भैरव हमेशा से देखता आया है। आज जश्न मनाने का दिन है, जश्न मनाने का। अरियंत, तुम नहीं जानते, हमारे सिवाय उस सुंदरगढ़ की राजधानी का और कोई वारिस नहीं है। मैंने तो अपनी मां के सीने में धधकती हुई उस 20 साल की आग को ठंडा किया जिसकी लपटों में मेरा बचपन झुलसा है। मैंने तो आज उस अन्याय को मौत के घाट उतार दिया है जिसने न्याय की कुर्सी पर बैठकर जिंदगी को मौत की सजाएं सुनाई थी। तुमने तो सुंदरगढ़ से अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया है, पर राज सिंहासन तक पहुंचने के लिए मुझे अपने रास्ते को साफ करना है। दक्षिणी क्षेत्र के एक जंगली को महाराज ने इस राज्य का सेनापति बनाकर मेरा भी तो अपमान किया है। जिंदगी के साथ अन्याय और जिंदगी का अपमान करने वाले लोगों का नाम मैं अपने दोस्तों में कभी शामिल नहीं करता। अगर राजधानी में फिर कभी किसी अत्याचारी ने अपना सर उठाने की कोशिश की तो यह अरियंत उसका भी सर कलम कर देगा। काल भैरव कायरों का नहीं, बहादुरों का सम्मान करता है, और तुम्हारी बहादुरी ने तो हमें अपना कायल बना दिया है अरियंत। वैसे सुंदरगढ़ के दरबार में काल भैरव का सामना करने का साहस किसी में नहीं है, मगर विराट के राजधानी में आने के बाद चींटियों के भी पर निकल आए हैं। कहीं महाराज की मौत से पागल होकर विराट तुम पर जानलेवा हमला ना कर बैठे। जब मैं 16 साल का था काल भैरव, तब से मैंने हाथियों को अपने बस में करना सीखा है, और जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो मैं उसे मौत के घाट उतार दिया करता हूं। बहुत खूब। काश तुम्हारी हमसे पहले मुलाकात हुई होती तो काल भैरव आज उसी राजधानी में तुम्हारा सम्मान करता जिस राजधानी ने तुम्हारे साथ साथ मेरा भी अपमान किया है। अब तो आप राजधानी में अपने सम्मान की तैयारियां कीजिए काल भैरव, और अपमान की उड़ती हुई धूल को अपने दुश्मनों की आंखों के लिए छोड़ दीजिए। तुम ठीक कह रहे हो। विराट के साथ साथ हमारे दुश्मनों में महामंत्री भी अपना नाम लिखवा चुके हैं। उन्होंने हमें बंदी गृह से छुड़ाने के बदले में हमसे यह वादा लिया था कि हम सुंदरगढ़ की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि आप कहें काल भैरव तो मैं इस महामंत्री को मौत के घाट उतार सकता हूं। अपनी हदों को तोड़ने वालों को सबक तो काल भैरव जरूर सिखाएगा। जरा महाराज की मौत पर आंसू बहाने का वक्त तो दे दें। महाराज के बिस्तर पर तकिए तो फिर महाराज कहाँ हैं?
महारानी, आप अभी तक सोई नहीं? इतनी रात गए, आप कहां से आ रहे महाराज? महारानी, हमारे रात और हमारे दिन दोनों पर हमारी प्रजा का अधिकार है। हमारा राज रात के अंधेरे में उतना ही सुरक्षित है जितना दिन के उजाले में, और इसका मुआयना करने के लिए हमें भेष बदलकर रात को बाहर निकलना पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ महाराज कि सेनापति बनाने के बाद भी आप विराट पर विश्वास नहीं कर पाए हैं। महारानी, विराट के अलावा हमें इस राज्य में किसी पर विश्वास नहीं। तो फिर विराट के रहते आपका रातों में राजमहल से बाहर जाने का अर्थ? महारानी, आप भूल रही हैं, इस राज्य के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। अपनी प्रजा की सही हालत को अपनी आंखों से देखे बगैर हम स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। एक बात पूछूं महाराज? पूछिए। अब तो काल भैरव को भी उसके किए की सजा मिल गई है। वो अब राजमहल में वापस आने का अधिकार भी खो चुका है। आप चाहें तो राज नर्तकी को वापस दरबार में बुला सकते हैं। महारानी, कहीं आप हमारी निष्ठा पर संदेह तो नहीं कर रही? संदेह की छाया तो आपके शयन कक्ष तक पहुंच चुकी है महाराज। क्या कहना चाहती हैं आप? आपकी गैर मौजूदगी में आपके शयन कक्ष में कोई आया था, यह देखिए। किसी ने आज फिर आपकी जान लेने की कोशिश की है। आज फिर? ये कौन हो सकता है? क्या महाराज बच गए? ऐसे कैसे हो सकता है? अपने इन्हीं हाथों से मैंने वार पे वार किया था उन पर। महाराज पर वार करके तुमने समझ लिया कि महाराज खत्म हो गए? नहीं, महाराज जिंदा हैं। जब तुम महाराज पर वार करने गए थे, महाराज हमारी बहन को धोखा देकर राजनर्तकी के साथ अपना मुंह काला कर रहे थे। लगता है महाराज की मौत मेरे हाथों लिखी है। नहीं काल भैरव, महाराज की मौत तुम्हारे हाथों नहीं बल्कि मेरे हाथों में लिखी हुई है। मैं महाराज का शिकार करूंगा। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है अरिहंत के साथ, क्योंकि वार करने के बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। हम दोनों जिंदगी के अजीब मोड़ पर मिले हैं। तुम वार करने के बाद मुड़कर नहीं देख पाए हो, और मैं मुड़ मुड़ के देखने के बाद भी कोई वार नहीं कर पाया। काल भैरव, जिनके नसीब में मौत लिखी होती है, भाग्य भी उनका साथ बार बार नहीं देता। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं रावण को मारने के लिए राम को भी विभीषण से सहायता लेनी पड़ी थी। नहीं काल भैरव, नहीं। महाराज को मौत के घाट उतारने के लिए मुझे किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजमहल और महाराज मेरी पहुंच से बहुत दूर नहीं है। अरिहंत, तुम राजमहल की अंदर की हवाओं के रुख को नहीं जानते हो। अब तक महाराज के मारने की खबर विराट तक पहुंच चुकी होगी, और महाराज की सुरक्षा के प्रबंध विराट ने कड़े कर दिए होंगे। इस बार तुम्हारा राजमहल के अंदर पहुंचना इतना आसान नहीं है। इस बार अरिहंत कोई भी गलती नहीं करेगा काल भैरव। महाराज की सुरक्षा कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, पर वो मेरी मां के दूध की ताकत से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती।